हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। लाइट का एक सेकंड पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा है क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। रिफ्लेक्शन आप 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन अभी तक आपने नहीं पढ़ा। तो रिफ्रैक्शन को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरी बात को बिल्कुल एक एक चीज अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले बच्चों, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कुछ आपको बातें बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब ना आप किसी पेंसिल को देखिए, जब आप किसी पेंसिल को आप पानी में डालते हो ऐसा, तो आपको पेंसिल ना कटी हुई दिखती है ऐसा, या फिर हो सकता है किसी स्टिक को या किसी छड़ी को जो आपने पानी में डाला होगा तो आप देखना कि वो छड़ी आपको क्या दिखेगी, थोड़ा सा बेंड होते हुए दिखेगी। ये सारी चीजें किसके कारण होती है? रिफ्रैक्शन के कारण होती है, ये ध्यान दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये होते कैसे, यानी कैसे ये काम करता है, ये हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहले हम बात करें किसके बारे में। जब आपको रिफ्रैक्शन समझाते हैं तो रिफ्रैक्शन क्या है इसको आप समझिए। हम बताते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है बच्चों वो क्या है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब क्या होता है कि जब लाइट क्या करती है बच्चों, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट क्या करती है, अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है या अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। उसका यही डेविएशन या यही बेंडिंग ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है। दोबारा से बता रहे हैं, क्या बताया मैंने कि रिफ्रैक्शन के लिए बच्चों आप क्या करते हो कि जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करवाते हो तो क्या होता है कि लाइट जो है अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इसका यही बेंड या फिर यही डेविएशन क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्शन कहलाता है। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से। अब हम क्या बता रहे हैं, अगली चीज क्या समझा रहे हैं, ध्यान में रखना मेरी बात को। अगली चीज क्या समझा रहे हैं, अगला पॉइंट बता रहे बच्चों की जो रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि रिफ्रैक्शन में के लिए आपको एक से ज्यादा मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि रिफ्लेक्शन आपको केवल एक मीडियम में दिख जाता है। रिफ्लेक्शन केवल एक मीडियम में दिखता है, लेकिन रिफ्रैक्शन जब आप पढ़ते हो तो ये एक से ज्यादा मीडियम में होता है। अब होता क्या है इसको बता रहे हैं। अब अगर पूछे कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई, तो रीजन क्या है इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करना है, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, अब बच्चों पहली बात क्या है, लाइट मान लो पहला मीडियम था एयर। पहला मीडियम क्या था बच्चों? एयर था। और जब लाइट एयर से दूसरा मीडियम मान लो बच्चों ग्लास था, मान लो, या वाटर था, कोई भी हो सकता है। तो जब एयर की हम बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स बच्चों दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा, जबकि ग्लास के पार्टिकल बच्चों पास पास होते हैं। तो अगर ग्लास के पार्टिकल पास पास है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ फोर्स कम होगा। तो लाइट को आसानी किस में होगी चलने में, एयर के पार्टिकल्स में कि ग्लास के पार्टिकल में? तो जाहिर सी बात है एयर के पार्टिकल में लाइट काफी आसान तरीके से ट्रेवल कर सकती है, जबकि ग्लास में लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइट के पार्टी यानी ग्लास के पार्टिकल पास पास होंगे तो यहां पर लाइट को ट्रेवल करने के में थोड़ी सी परेशानी होगी, यानी कि लाइट की स्पीड जो है बच्चों एयर की तुलना में ग्लास में जाकर कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्शन अगर स्पीड कम हो गई तो ये उस पाथ को तो नहीं जाएगी ना, उस स्पीड से तो आगे नहीं बढ़ेगी, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जिस कारण से रे बेंड हो जाती। एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन क्यों होता है बच्चों। तो हम जब रिफ्रैक्शन को समझाते हैं तो हम क्या बताते हैं कि जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो एयर के पार्टिकल हम कहते हैं कि दूर दूर है, तो और ग्लास के पार्टिकल बच्चों पास पास है, तो एयर में लाइट काफी इजी तरीके से ट्रेवल होगी एज कंपेयर टू ग्लास। क्योंकि ग्लास के पार्टिकल कैसे है, पास पास है, और एयर के पार्टिकल दूर दूर है, तो एयर में लाइट काफी आसान तरीके से आएगी, और ग्लास में जो लाइट है बच्चों उसको चलने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण से लाइट की स्पीड ग्लास में जाके कम हो जाएगी। तो एयर में स्पीड ज्यादा, ग्लास में स्पीड कम। यही कारण है कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट होना यही रिफ्रैक्शन को बनाता है। क्या बताया कि लाइट जब
अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिस कारण से क्या प्रोड्यूस होता है, रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अब यहीं पर ही समझ लो जो मैं बता रहा था। यहां बच्चों जब हम इसकी बात करते हैं कि जब लाइट यहां पर, ये क्या था, ये एयर है, देखो ये, और ये क्या है बच्चों, ये पूरा अपना ग्लास है। तो जब लाइट एयर टू ग्लास आती है तो उस केस में क्या हो रहा है कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिस कारण से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फिनोमेना इसलिए बताया गया है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ड्यू टू अ चेंज ऑफ इट स्पीड इज कॉल्ड क्या, रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट का बेंड हो जाना, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बच्चों क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने क्या क्या बताया कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करते हैं बच्चों, तो इसमें पहली चीज क्या चेंज जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और वेवलेंथ बच्चों चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि जो लाइट का ऑसिलेशन है एक सेकंड में, वो पहली बार जितना था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वेवलेंथ जो है वो लेंथ क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव रे रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच का, या दो रे रिफ्रैक्शन के बीच का जो लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ बच्चों चेंज हो जाएगी। तो ये भी याद रखना कि रिफ्रैक्शन होते समय, या रिफ्रैक्शन जब होता है तो उस समय स्पीड चेंज होती है, सबसे बड़ा कारण है रिफ्रैक्शन का। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहता है। अगर कोई पूछेगा रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, तो आप बताओगे द फंडामेंटल कॉज ऑफ, ये देखो यार, द फंडामेंटल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि किसमें चेंज हो जाना, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हो जाना। ये बच्चों क्या है, इसका एक फिनोमिना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमको ये चीजें देखने को मिलती है। इसका जो फिगर मैंने बताया, यानी ग्राफ जो है, या इसका जो फिगर है बच्चों, वो यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये देखिए, अब अगली बात को समझो ध्यान से। हम जब ये कह रहे हैं कि जब रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमने रिफ्रैक्शन इससे बताया ना, बेंडिंग लाइट से बताया। जो बेंडिंग हमारी रे है, बेंडिंग ऑफ रे है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रे है, इस रे से हम रिफ्रैक्शन को समझा रहे हैं। अगर ये बैंड ज्यादा होगा तो आर कम होगा। यहाँ एंगल आर भी हम बताएंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं बच्चों। और जहां से हम यहां से रे डालते हैं तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई। ये हमने पीछे ही पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, इसको हम आई कहते हैं, ये आपका आर होता है। आप समझो कि अगर मान लो ये रे, यानी कि जितनी स्पीड कम होगी उतनी ज्यादा रे बैंड होगी इधर, है ना, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। और जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगा तो आर आपका कम होगा। तो जब ये नॉर्मल की तरफ और बैंड होगा तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन और बढ़ा, स्पीड और कम हो गई। रिफ्रैक्शन बढ़ा किसके कारण, स्पीड के कम होने के कारण। तो जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वैसे वैसे रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्शन को पता करने का एक तरीका आर भी है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पता कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंगल आर अगर जितना कम होगा रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। आया ना। अब बच्चों, तो इसका मतलब ये आर जो है वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताता है। आई तो फिक्स रहेगा, क्योंकि आप किसी भी मीडियम को बदलते जाइए यहाँ पे, लेकिन आई को फिक्स रखिए। मीडियम बदलते जाइए, आई को फिक्स रखिए, तो क्या होगा कि मीडियम के हिसाब से आर अपना शिफ्ट होते जाएगा। कभी आर छोटा होगा, कभी थोड़ा बड़ा होगा, कभी बहुत छोटा हो जाएगा। तो आर ही आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो वो क्या होती है, अपने, यानी किस तरफ, अपने पास से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। उस और वो किस कारण बेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने के कारण बेंड हो जाती है। और इसी इसके फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास क्या है, क्या क्या चीजें चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, पर बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसको याद रखना। ठीक है, आया। अब आओ आई की तरफ। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, देखो यहां पर देखो एक ही मीडियम था, अंदर एयर था,
और ये है ना पूरा पूरा खाली है ग्लास, एयर है, तो आपको पेंसिल कहीं से कटी हुई नहीं दिख रही। लेकिन जैसे आपने ग्लास डाला तो इसका मतलब लाइट जब ट्रेवल कर रही है एयर से किसमें, लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, तो उसने अपनी स्पीड को चेंज कम कर दिया, जिस कारण से वो बेंड हो गई, और उसके इस बेंडिंग के कारण हमें ये देखो ये हिस्सा कटा हुआ दिखता है, और इसी को हम बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला पॉइंट बच्चों आपका आता है कि जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने बताया कि एक मीडियम में स्पीड ज्यादा है और एक मीडियम में स्पीड बच्चों कम है। एक मीडियम में स्पीड ज्यादा, एक मीडियम में स्पीड कम, तो हमने इसको दो मीडियम में क्लासिफाई किया। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को बच्चों हम बोलते हैं रियर मीडियम। क्या बोलते हैं, रियर मीडियम। किसमें, जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उसको रियर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें स्पीड कम होती है उसको बच्चों हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, और यहां इसी बात को मैंने लिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा क्या, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रियर मीडियम, अच्छा जिसमें स्पीड ज्यादा है उसको हम रियर मीडियम कहते हैं, और जिसमें स्पीड कम है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, ये तो तय हो गया ना कि अगर रियर पूछेगा तो स्पीड ज्यादा है, और डेंसर वाले किसे चुनना है, जिसमें स्पीड कम होगी। तो अब क्या होता है ये भी समझ लो कि जब लाइट बच्चों रियर से डेंसर की तरफ आएगी, मान लो हमारे पास यहां ऐसा समझ लेते हैं, है ना, ये पूरा एक हमारे पास ऐसा, एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, या फिर इसी में समझा देते हैं, इसी में समझाते हैं, इसी में समझाते हैं। अब बच्चों जो हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा इसको समझिए। हमने बताया कि ये वाला मीडियम बच्चों रियर था, रियर मीडियम था, है ना, और ये वाला मीडियम कौन सा बच्चों, ये डेंसर था, ये डेंसर था। तो अब याद रखना, जो मैं बता रहा हूं, जब भी लाइट, ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपेरिमेंट ने दिखाया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बताया गया कि जब लाइट रियर से डेंसर आ रही थी ना, ऐसे मान लो लाइट ऐसे आई, यहां से आई, ठीक है बच्चों, लाइट मान लो ऐसे आई, यहां से ट्रेवल करते आई, रियर से डेंसर की तरफ आई, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल। और जब डेंसर से वापस रियर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, है ना, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल, यानी ये किस तरफ बेंड होगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ। और जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, जब डेंसर से रियर जाएगी तो उस केस में बच्चों क्या होगा, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये लॉज याद रखना। कभी भी अगर आपसे पूछेगा ना, पीछे भी हम बात करेंगे कि जब मैं कहूंगा कि हाँ भाई रियर से डेंसर जा रही है तो एंगल छोटा है कि बड़ा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब लाइट रियर से डेंसर जा रही है तो उस समय एंगल आई जो है बच्चों बड़ा होता है, किसकी कंपेरिजन में, एंगल आर की कंपेरिजन में। ठीक है, एंगल आई जो है वो आपका बड़ा होगी, आई है इसको आर मान लेते हैं, तो एंगल आई जो है बच्चों बड़ा होगा और आर बच्चों छोटा होगा, कि बैंड होगा, जितना बैंड होगा आर उतना छोटा होगा। और जब लाइट यहां से देखो, जब लाइट बच्चों अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो इसको हम आई मान लेते हैं, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, इमर्जेंट रे होती है ये, ई भी कहते हैं इसको। तो जब लाइट बच्चों डेंसर से रियर जा रही है, कहां, डेंसर से रियर जाती है, तो उस समय अवे फ्रॉम होता है, तो उस समय क्या होता है, उस केस में आर बड़ा होता है और आई छोटा होता है। कितनी बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि जब लाइट रियर टू डेंसर जाती है तो उस केस में कौन बड़ा है, तो आई आपका बड़ा रहता है आर की तुलना में, कि बैंड होगा तो आर छोटा होगा। लेकिन जब डेंसर से रियर जाएगी तो उस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे बच्चों क्या आता है, इसी बेस पर अब बने लॉ। लॉ क्या बना, पहला लॉ ये याद रखना, फर्स्ट वाला लॉ हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहां भी हम समझते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकेंड लॉ में क्या होता है, तो सेकेंड लॉ में बताया गया क्या, ये ध्यान देना, सेकेंड लॉ में बच्चों ये बताया गया, इस बात को बताया गया कि आई और आर आपस में बराबर नहीं होते। तो क्या बताया गया फिर, तो सेकेंड लॉ में एक्सपेरिमेंट किया स्नेल ने। तो स्नेल ने क्या किया, यहां बता रहा हूं मैं, कि आई को शिफ्ट रखा एक पर, यानी कि एक एंगल से आई भेजा, और बार बार क्या हुआ, यहां पर मीडियम स्नेल चेंज करते गए। तो स्नेल ने जब मीडियम चेंज, कभी ग्लास रखा, कभी वाटर रखा, कभी पेट्रोल रखा, कभी केरोसिन ऑयल रखा, कभी टर्पेंटाइन, अलग अलग चीजें रखते गए। ठीक है, कभी डायमंड रखा, है ना बेटा, अलग अलग चीजें रखते गए, और जैसे जैसे यानी अलग अलग चीजें रख रहे तो आर सब में अलग अलग आ रहा था।
कभी आर कुछ हो रहा था, कभी आर कुछ, और स्पीड भी अलग अलग आ रही थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, स्नेल ने बताया कि जो आई और आर तो बराबर नहीं होते, पर इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट आता है। किसका रेशियो? तो उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि क्या कहते हैं इसको, हम जो बताते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को साइन आई कहा जाता है। साइन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा बेटा क्या आता है आपका, साइन आर आता है। तो साइन आर को क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका होता है। तो पहला अगर आपसे पूछेगा साइन आई क्या है, तो आपको याद रखना बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। साइन आर अगर पूछेगा तो साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्रैक्शन। साइन के बारे में ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताएंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, या मैथ्स में समझाएंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों, साइन आई, यहां पर देखो क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम एंड अ कलर। यानी कि क्या बताया था मैंने, अभी क्या समझाया था, मैंने बताया था बच्चों कि यहां पर एक मीडियम जो मैंने बोला ये है एयर, और दूसरा मीडियम हम लगातार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मीडियम को चेंज करते रहते हैं तो उस केस पे क्या होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो बच्चों बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो साइन आई, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो बात को। मान लो बच्चों ग्लास के लिए ये एंगल बेंड होके 30 डिग्री हो गया, तो हर बार अगर इस नेचर का ग्राफ है तो इस मीडियम के लिए हर बार 30 डिग्री तो होगा ना, 30 होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह वाटर कर दूं तो 30 की जगह थोड़ा सा एंगल शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है 40 डिग्री हो जाए। अगर मैं डायमंड कर दूं तो डायमंड में और एंगल हो गया, मान लो कितना 20 डिग्री हो गया या 15 डिग्री हो गया। तो आप देख लो जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बदल रही है। पर किसी एक मीडियम के लिए, जैसे ग्लास के लिए आर फिक्स है, आई और आर का रेशियो, की आई तो सेम है, आर अगर इसके लिए हमने सेम कर दिया तो आई और आर का रेशियो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर वाटर कर रहा हूं तो एंगल देखो 30 नहीं रह रहा है, कितना हो गया 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने ग्लास की जगह पर दूसरा मीडियम रखा वाटर, वैसे आर की वैल्यू बदल गई। पर वाटर के लिए अब ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलने वाली। जब जब मीडियम वाटर होगा यहां पे तब तक एंगल 40 डिग्री ही बनेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहा हूं, किसी भी मीडियम के लिए या किसी कलर के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो, किसका, साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा स्नेल ने बताया। और इसी को सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant for a medium and color is always क्या होगा बच्चों, constant होगा। किसके लिए, कलर के लिए या फिर मीडियम के लिए। आया ना पक्का, क्या दोबारा बताओ, क्या अगर लिखना चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम एंड कलर। तो इसी लॉ को हम, यानी इस कांस्टेंट को ही बच्चों हम बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जब इंडेक्स बनाते हो तो इंडेक्स कब बनाते हैं, जब चीजें एक से ज्यादा बार हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो आपने क्या किया, पहले स्नेल ने ग्लास के लिए लिखा तो उसके लिए अलग कांस्टेंट आया था, वाटर के लिए अलग आया था, और डायमंड के लिए अलग आया था, है ना। इसी प्रकार से आपका केरोसिन के लिए अलग आया था, पेट्रोल के लिए अलग आया था, डीजल के लिए अलग आया था। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी एक इंडेक्स बना दी, तुम्हारी बुक में भी है। तो उसी का नाम
क्या रखा, रिफ्रैक्शन का इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्शन की एक टेबल है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो हर मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है, तब बहुत सारे जो क्या है डेटा है और उन डेटा को ही नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूरा चार्ट यानी पूरा टेबल है नहीं इसका रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इस कांस्टेंट को, दिस कांस्टेंट इज नोन एज क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को सेकंड लॉ को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। ये याद रखना बिल्कुल एकदम ध्यान से। अब बच्चों जो कांस्टेंट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, अब हम यही चीज पढ़ेंगे। अच्छा यहां देखो एक बात और मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, जब आप ना जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं, चलो अभी बताते हैं। तो ये आई हमारा पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, N1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। अभी समझाता हूं मैं, रुक जाओ। अब बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, मैंने भी बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, देखो किसी मीडियम के लिए, इज मेजर ऑफ हाउ मच द मीडियम स्लो डाउन लाइट कंपेयर टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है तो उसकी स्पीड में कितना परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन को यानी कि उस चेंज को, स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज आया वो कैसा होता है बच्चों, उस मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है और उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ये भी ध्यान देना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से दिखाते हैं, और क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1n2 ऐसा लिखा हो कहीं पर, 1n2 ऐसा, 1n2 का मतलब क्या हुआ कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकंड का। मैंने बताया ना कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो किस में होता है, सेकंड मीडियम में। पहले में तो फिक्स हमने भेजा है, लेकिन सेकंड मीडियम डिसाइड करेगा कि स्पीड की लाइट कम हो रही कि ज्यादा हो रही है। तो जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, और उसको हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसको 1 and 2 क्या बोलते हैं हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। मतलब मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्शन, गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया भाई, एक मिनट रुक जाओ। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, किसका, मीडियम 2 का, और किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों, मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 and 2 बोलते हैं। तो 1 and 2 का मतलब क्या है, समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का। लेकिन बच्चों अब सवाल यह है कि 1 and 2 को यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को काउंट कैसे करते हैं। तो देखो काउंट करने का तरीका कैसा है इसको समझो। देखो एक तो स्पीड से निकाल सकते हो v1 अपॉन v2, एक चाहे तो आप एंगल से निकाल सकते हो sin i अपॉन में sin r, एक अगर आप चाहो तो आप वेवलेंथ से भी निकाल सकते हो λ1 अपॉन λ2। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के तरीके हैं, क्योंकि आपको पता है जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड चेंज होती है, एंगल चेंज होता है और बच्चों वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता। इसको बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना, क्लियर है ना पक्का। अगर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो वो ये बताता है कि उस मीडियम की स्पीड में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम से वो आ रहा था, ठीक है ना। या फिर उस मीडियम के एंगल में कितना चेंज आया कि जिस मीडियम से वो आ रहा था, आई और आर में, ठीक है। या फिर उस मीडियम की वेवलेंथ में कितना चेंज आया जिससे वो आ रही थी, यानी, ठीक है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, उस मीडियम के बारे में, स्पीड को बताता है, एंगल को बताता है, वेवलेंथ को बताता है, किसके कि कितना चेंज आया उस मीडियम में, स्पीड में, वेवलेंथ में, एंगल में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहला जिससे वो आ रहा था, ठीक है। और इसको निकालने के तरीके बच्चों ये है, डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं। यहां लिखा भी है एन जो दिखाता है बच्चों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताता है, ठीक है। अब अगर हम देखें बच्चों इसके बारे में तो ये भी ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा और मैं अभी आपको समझा दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अगर हम देखें तो 2 टाइप के होते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हमको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने के लिए हमको यहाँ पर बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एक बार रुको, हाँ ये दिख नहीं रहा ना अच्छे से, आओ देखते हैं, डार्क लेते थोड़ा। तो जो हम बच्चों यहां बात करें किसके बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दो प्रकार का हमारे पास होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है। पहला आता फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा आता है बच्चों जिसको हम क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला कौन सा बताया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा कौन सा बताया, रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों याद रखना, जो हम 1 और 2 लिखते हैं ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये, तो इसमें पहला मीडियम हमेशा एयर होता है और दूसरा मीडियम है हमें नहीं पता ANM M, यानी पहला मीडियम यानी लाइट हमेशा एयर से, वैक्यूम से आके तय होता है। एब्सोल्यूट इसलिए कहा जाता है कि जिसमें हम फिक्स होते हैं कि हाँ लाइट एयर से आ रही है ना, एक मीडियम तो फिक्स है ना हमारे पास, एयर तो है ही, और मीडियम तो हमें लाना पड़ेगा ना, वाटर वगैरह, एयर तो चारों तरफ है। तो इसका मतलब अगर पहला जो मीडियम हमारे पास है एयर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम स्पीड के टर्म में लिखते हैं C/V, जहां C आपको बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन किससे बच्चों, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V जो बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ये हमको कौन बताता है, V बताता है। दूसरा बच्चों आपका आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम अलग और दूसरा मीडियम अलग, 1 और 2 ये होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं रिलेटिव वाले का। तो इसका क्या होता है, V1/V2 sin A अपॉन में sin R, है ना, λ1 अपॉन में λ2, ऐसे लिख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछे कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हमारा होता है, जिसमें से देखो पहला यहां बोल रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां आपको दिख रहा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसने खाली N से दिखा रखा है। इसमें लाइट कहां से आती है, स्पीड वैक्यूम, वैक्यूम से जिस मीडियम में आई, तो आपको क्या देखना है, वैक्यूम के कंपैरिजन में देखना है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट में कितना परिवर्तन आया। किसकी कंपैरिजन में देखना है, रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में देखना है। किसके इसमें देखना बच्चों, एयर के, ठीक है। तो जब एयर के रिस्पेक्ट में आप लोग देख रहे हो तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, आप ध्यान से समझना। तो दूसरा जो पार्ट मैंने बताया सेकंड आपका आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम, यहाँ N/1 भी लिखते हैं जो मैंने बताया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले इस वाले का, और इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और इसको आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 और 2 वाला जो मैंने बताया था, ऐसा V1/V2 है ना बेटा, या N2/N1 है ना, λ1/λ2, आ रहा समझ बच्चे, और sin A/में sin R, ऐसे निकाल सकते हो। तो जब दो मीडियम, मतलब पहला मीडियम एयर नहीं है उसके अलावा कुछ दूसरा, तो उसको रिलेटिव कहते हैं, और अगर लाइट एयर से आ रही है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना, स्नेल के हिसाब से ये दे रखा है N1 sin, मतलब ये होगा ना, देखो N2/N1 बराबर होता है sin I/में sin R। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, N2 sin R इक्वल्स टू बच्चों आपका आएगा N1 sin I, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है। ये रेशियो भी हमारा होता है sin I/में sin। क्लियर है इतना। अब बच्चों क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि रीजन क्या है, आप देखो कि ये एक रेशियो है, स्पीड देखो सेम स्पीड का रेशियो तो कट जाएगा तो कुछ तो होना नहीं है, वेवलेंथ का, एंगल का, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। कलर मतलब वेवलेंथ जो बोल रहा था, कलर यानी कलर जो बोलेगा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है तो उसको ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं, है ना। और जिसका दिस डज नॉट नेसेसरी मीन इट हैज हायर मास डेंसिटी, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता, इसका मतलब कि इसकी मास डेंसिटी बहुत हायर होगी। क्या, अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मास डेंसिटी काफी हायर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट
होते हैं। मास डेंसिटी हम बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, यानी कि 12th में ऑप्टिक्स के एक चैप्टर आता है पूरा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वहां हम इसको बताएंगे फिर, ठीक है। जो बच्चे साइंस लेंगे वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आपने जो जितना चीजें सीखी है वो पक्की हो जाए। पहला सवाल पूछा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या बोल रहा है ये, ध्यान देखो, स्पीड के टर्म में बोला है, ठीक है। तो आपको ये बोला है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव, देखो जब आपको एक ही स्पीड दे रखी है कि इसकी स्पीड इतनी है एक मीडियम में, तो इसका मतलब एयर से आ रही होगी, तो हम इसको बोलेंगे यहां पे सीधे क्या, डायरेक्ट एब्सोल्यूट। सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बताया था कि पहला मीडियम हमारा होता है एयर, और दूसरा मीडियम जो भी ये बोल रहा है मीडियम में ये रहा। और हम कैसे निकालते हैं, पहले मीडियम में स्पीड और ये दूसरे वाले, पहला वाला तो फिक्स होता ना बच्चों, पहला वाला जो मैंने बताया था इसको V1 को हम C कहते हैं, C/V, यानी जब एयर से आ रहा है तो फिक्स है। तो C की स्पीड होती है 3 × 10⁸, और जो मीडियम की स्पीड है वो है 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ, तो आंसर आया 1.5। तो आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 1.5 आया है बच्चों। कितना आया है, 1.5 आया है, ये ध्यान रखना। दूसरा बच्चों आपको क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको बोला है स्पीड ऑफ लाइट बताइए। तो यहां पर क्या है, ये भी देखो एब्सोल्यूट वाला है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट उसी से आ रही एयर से। तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, तो ये भी है एयर से डायमंड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, V1/V2, यानी डायरेक्ट ले लेते हैं C/V। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर टू डायमंड का 2.42 है, और ये आएगा C की वैल्यू है 3 × 10⁸ बच्चों, और नीचे कितना आएगा, V आएगा। तो अगर हमें V निकालना है तो V आ जाएगा इसके साथ, और ये आएगा 3 × 10⁸, और नीचे बच्चों अपॉन में क्या आएगा, 2.42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पॉइंट से ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ये रहा, इंटू 10⁸ हो जाएगा, और नीचे आएगा बच्चों 2.242, सॉरी, डिवाइड करना आता है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड करके आप बताना कितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। नहीं आएगा तो भी बता देना, कमेंट लेकिन जरूर करें, कमेंट का ही खेल है सारा खेल। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल करता है ग्लास में इस स्पीड से, वाटर में इस स्पीड से, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। किसका निकालना है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं ये, और किसका निकालना बच्चों, ग्लास का, WNG, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगी वाटर की स्पीड, नीचे आएगी ग्लास की स्पीड। अच्छा, वाटर की स्पीड क्या है बच्चों, 2.25 × 10⁸, और नीचे ग्लास की स्पीड क्या है बच्चों, 2 × 10⁸। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 2.25 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1.125 आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान देना, 1.125 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अगली चीज क्या है बच्चों, लाइट एंटर करता है ग्लास फ्रॉम एयर, आई दे रखा 30 डिग्री, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ये ध्यान देना, लाइट जो है एंटर कर रहा है 30 डिग्री से, फ्रॉम एयर से, किस में एंटर कर रहा है, ग्लास में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान देना, पहले हम लिख देते हैं, क्या आपको एंगल आई पता है बच्चों, हाँ 30 डिग्री। क्या आपको बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, किसका, एयर टू ग्लास का है 1.5। आपको बच्चों एंगल आर निकालना, बिल्कुल सही। तो हमने लिखा AN और G, ANG क्या होता है बच्चों, साइन आई, अपॉन में होता है साइन आर,
साइन आई अपॉन में होता है बच्चों साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री, और अपॉन में आएगा साइन आर कितना है बच्चों आपको निकालना है, ठीक है, आर आपको निकालना है, क्योंकि यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल से निकाल सकते हैं, स्पीड से निकाल सकते हैं, और बच्चों वेवलेंथ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्पीड तो नहीं, एंगल है तो हम एंगल का सहारा लेंगे। आपको होता है ANG यानी एयर टू जो ग्लास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और ये आएगा बच्चों नीचे साइन कितना आर, तो साइन आर यहां आ जाएगा, तो आएगा 1/2 और नीचे आएगा 1.5, तो 1/2 1.5 होता है 3/2, इससे कटेगा तो आएगा 1/3। तो आर की जो वैल्यू यहां आ रही है वो आएगी साइन आर, यानी कि डायरेक्ट देखो 1/3 की वैल्यू हमें नहीं पता होती तो हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, तुम इतना ही छोड़ देना, साइन आर बराबर 1/3। लेकिन ये याद रखना जब भी यहां से, इधर देखो यहां से बता रहे हैं, इधर से साइन को हटाओगे इधर आके इनवर्स बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा इनवर्स, या तो हिंट दे, या तो क्या दे, हिंट दे वहां पे कि 1/3 की वैल्यू कुछ को दे रखी, अगर नहीं दी है तो इतना ही छोड़ देना। और ये याद रखना आर जरूर निकाल देना यहां से, और साइन को यहां से हटा के हर बार क्या करना इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है -1 पावर करके लिख देना। बाद में ये बड़ी क्लासों में आता तो वहां पर, क्योंकि देखो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये आपका 12th क्लास में भी आता है, और 12th क्लास में वहां पर बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आपने खाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अभी, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ते इनवर्स नहीं पढ़ते, तो इसलिए खाली बता रहा हूं, इतना लिख देना, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। आओ बच्चों यहां समझते हैं। अगला क्या आता है, इंसिडेंस एंगल दे रखा, वो इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल दे रखा 28 डिग्री, और फिर आपसे पूछा है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए, मतलब क्या है। सॉल्यूशन में हम देखें क्या है बच्चों, आपको एंगल इंसिडेंस एंगल दे रखा है, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, आपको दे रखा है रिफ्रैक्शन एंगल दे रखा है कितना 28 डिग्री, और आपको बोला है कि क्या, कि एयर से ग्लास का बोला है, तो एयर से ग्लास का होगा साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता फॉर्मूला। साइन आई कितना है बच्चों 45 डिग्री, और साइन आर कितना है बच्चों, आर आपका 28 डिग्री, ठीक है। अब साइन 45 और साइन 28 की वैल्यू यहाँ पर देगा, पेपर में देगा, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर आपको देगा, जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये देगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। इसको आप यहाँ पुट करना, और पुट करने पर क्या होगा, फिर सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, शायद यहाँ आगे प्रिंट नहीं हुआ, अच्छे से आया नहीं, या फिर हट गया सर, या लिखा नहीं मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ हिंट में आपको देगा कि साइन 45 डिग्री बराबर 0 पॉइंट समथिंग ऐसा वैल्यू देगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू देगा, जिस साइन ऐसे लिखा रहता है हिंट में, क्या लिखा रहता है, साइन 45 डिग्री बराबर आपका होगा, कितना होगा बच्चों 0.707 ऐसा लिखा रहेगा इधर, ठीक है। एक ऐसी साइन 28 की लिखी रहेगी वैल्यू, आप लोग देख सकते हो, जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहां देख लेना। अगला क्या आता है 6 की हम बात करते हैं बच्चों, वैक्यूम में जो वेवलेंथ है, वैक्यूम में वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ है वैक्यूम में तो λ1 मान लेते हैं, कितना बच्चों 600 नैनोमीटर, और ग्लास में जो वेवलेंथ है ये आपका कितना 1.5 है, तो आपको बोला, सॉरी वेवलेंथ नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ये किसका है बच्चों, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। वैक्यूम से ग्लास में आ रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, लेकिन आपको किसका पूछा है, λ2 पूछा है, तो ये भी आपको अच्छे से आता है, ANG बराबर होता है λ1 अपॉन में λ2, λ1 की वैल्यू होगी 60 है ना, और λ2 आपको नहीं पता। आओ समझते हैं, क्या आपको ANG पता है, तो आप बोलोगे हाँ, यानी ANG इसकी वैल्यू, यानी कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, इक्वल में क्या आएगा 60 अपॉन में λ2 आएगा, तो λ2 आ जाएगा 60 अपॉन में 1.5, तो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ गया, ये आया 15, तो इससे कैंसिल आया 15 चौको 60, यानी कितना आ गया आपका 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो λ2 है उसकी जो वेवलेंथ है वो 40 नैनोमीटर आपकी होगी, तो ये मैंने आपको वेवलेंथ के टर्म में भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये ध्यान देना, सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं।
सॉल्यूशन में देखो तो हमें बताता है कि लाइट जो है एंटर करते ग्लास फ्रॉम एयर, ग्लास से एयर में, यानी कि सॉरी एयर टू ग्लास, ग्लास फ्रॉम एयर, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आपको फिर एंगल दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो क्या दिया है, एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एंगल आई दिया है बच्चों 45 डिग्री, और उसके बाद आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछी है ग्लास में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इधर समझो, पहले मैं स्पीड निकालता हूं। ए एन जी बराबर है कितना, V1 C अपॉन V डायरेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में, ये एयर से आ रही है, एब्सोल्यूट है, ये है 1.5, ये है 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे आएगा बच्चों V, तो V आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में बच्चों आएगा 1.5, तो इससे कटेगा 2 पे, 1.5 का दुगना 3 होता है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। अगला पूछा है क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो आप इसको निकालोगे, रिफ्रैक्शन को एयर टू ग्लास है, और ये आएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, क्या है बच्चों, साइन आई अपॉन में साइन आर आपका है, ये ध्यान देना, साइन आई अपॉन में साइन आर है, ठीक है। साइन आई अपॉन में क्या है बच्चों, साइन आर आपके पास है, और साइन आई अपॉन में साइन आर का जब हम लिखेंगे तो ये कितना है आपका 1.5 है, ये आपका 1.5 है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है कितना दिया है 45 डिग्री, ये आएगा साइन 45 डिग्री, ये आएगा बच्चों साइन आर, तो आपका ये आ जाएगा कितना 1.5, ये आएगा साइन 45 1/√2 है, पर वहां वैल्यू आपको मिलती है, ये आएगा साइन आर। तो हम इसको थोड़ा और सही से लिखे तो आएगा 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 1.5, ये आएगा 1/√2, और ये आपका आ जाएगा बच्चों, अगर हम यहां लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, जब हम लिखेंगे तो आपका आएगा साइन, आप समझो, तो ये वाला आ जाएगा साइन आर, और 1/√2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो बच्चों साइन आर आपका हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे तो 2/3√2, काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 रूट होते हैं तो 1 रूट कट गया, √2/3 आ गया। तो साइन आर, देखो ये रूट में जो बता रहा हूं ध्यान देना, जिस बच्चे को ऐसा नहीं आता है ना, अब कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि ये क्या कर दिया भाई, तो उसको भी समझा देते हैं, ध्यान दो। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू होगी 1/√2, और इस वाले का क्या करना, √2 वाला जो आपको दिख रहा है इसका रैशनलाइज कर देना, यहीं पर ऊपर भी और नीचे 2/3 आएगा, तो साइन आर आपका हो जाएगा बच्चों 1/√2, ये क्या आएगा, इस वाले को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, नीचे √2 क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे √2 कितना होता है बेटा 2 हो जाएगा, नीचे का हम √2 लिखेंगे तो ऊपर तो आएगा 2√2 मल्टीप्लाई, नीचे आएगा √2 और ये आएगा बच्चों 3, 2 से 2 कैंसिल आया, √2/3 हो गया, तो साइन आर आपका हो जाएगा √2/3, तो आर की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स। देखो अगर वैल्यू दे रखी है तो लिख देना, नहीं तो इतना मैंने बोला कि छोड़ देना इतना लिख के, तो आर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, मीडियम रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है, डेंसर टू रेयर आता है तो क्या होता है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए अपॉन में साइन आर का कांस्टेंट होता है, पीछे बताया था है ना बेटा। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप कितने होते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ये आपको बताया। इसके बाद बच्चों आगे मैंने आपको चीज सिखाई, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैसे निकाला जाता है, उस पर मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन बताए। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये ध्यान देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप देखो स्पीड के साथ, अभी आप देखा होगा यहाँ पे, जब आप ना ऐसे देखो इसी का, जब आप कोई भी मीडियम ले रहे हो 1n2 ले रहे हो तो आपको होता है V1/V2 लिखते हो आप ऐसा, तो जिस
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले, वो ये है स्पीड ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ बिल्कुल इनवर्सली होता है, उल्टा रिलेशन है। मतलब क्या बताया कि यहां अगर मैंने समझाया, इधर समझाते आओ, मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मैंने यहां बताया था बच्चों कि जितनी स्पीड जो है, इधर देखो ना, जितनी स्पीड जो है, जितनी स्पीड जो है वो कम होगी उतना ज्यादा बैंड होगा। जितनी स्पीड कम होगी उतना ज्यादा बैंड होगा, और बैंड जितना ज्यादा होगा उतना रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो स्पीड के कम होने से तो इस रिफ्लेक्शन बढ़ रहा ना। अरे हाँ या ना, स्पीड के कम होने से रिफ्रैक्शन, ये इतना ज्यादा बैंड होगा तो स्पीड कम होगी, और जितना बैंड होगा उतना रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो स्पीड और रिफ्रैक्शन का क्या है, स्पीड का कम होना, रिफ्रैक्शन का बढ़ना। तो स्पीड कम, रिफ्रैक्शन बढ़ा, तो दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे है, इनवर्सली है। तो इसलिए याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछे किसमें लाइट बहुत ज्यादा तेज चलेगी, फास्टेस्ट होगी, सबसे ज्यादा लाइट किसमें ट्रेवल कर रही है फास्ट, तो आप ये चेक करना, जिसका रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट चलेगी, और जिसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट सबसे कम जो है तेज ट्रेवल करेगी, सबसे स्लो चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आज के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से करिए। जो नहीं आता आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।